ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है। इतना बड़ा कि कई बार लोग ये तक सोच लेते थे कि शायद इनके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो आम इंसानों के पास नहीं होती। ये आदमी ऐसी ऐसी चीजें सोच जाता था जिन्हें हम लोग समझना तो दूर, सोच भी नहीं पाते। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, ईएमसी का फॉर्मूला हो या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज। आप ये वीडियो देख रहे हैं रैपिड ज्ञान चैनल पर। आइंस्टाइन ने हर बार दुनिया को ऐसी बातें दी जिनके बिना आज की मॉडर्न साइंस अधूरी है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा हुआ था जिसने दशकों तक साइंस को हैरान रखा। आइंस्टाइन का दिमाग, यानी वो ब्रेन जिसे उन्होंने खुद कहा था कि मेरी मौत के बाद कोई इसे छुएगा भी नहीं, लेकिन किस्मत और साइंस की जिज्ञासा ने वही किया जिससे आइंस्टाइन सबसे ज्यादा डरते थे। उनके मरते ही उनके ब्रेन को बिना इजाजत निकाल लिया गया, यानी चुरा लिया गया, और ये चोरी करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डॉक्टर था। 18 अप्रैल 1955 को जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिंसटन हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ तो दुनिया उनके जाने के दुख में डूबी हुई थी, लेकिन उसी वक्त एक शख्स था जो अपनी क्यूरियोसिटी में डूबा हुआ था, डॉक्टर थॉमस हार्वे। वो डॉक्टर जो आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम करने वाला था। लेकिन जैसे ही ऑटोप्सी शुरू हुई, हार्वे ने वो काम कर दिया जिसकी इजाजत आइंस्टाइन ने किसी को नहीं दी थी। उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। उसका कहना था, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज है जो उसे बाकियों से इतना अलग बनाती है। और यहीं से शुरू होता है आइंस्टाइन के दिमाग का एक 30 साल लंबा सफर, रहस्यों से भरा, जिसमें कई शहरों की यात्रा, हार्वे की नौकरी का जाना, शादी का टूटना और एक पागलपन की हद तक पहुंच चुकी रिसर्च। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को पता चला कि हार्वे ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन हार्वे ने हार नहीं मानी। वो आइंस्टाइन के बेटे से किसी तरह ये परमिशन लेने में कामयाब हो गया कि वो इस दिमाग को स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पर असली मुश्किल अब शुरू हुई। हार्वे खुद एक पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन उसके पास इतने बड़े ब्रेन को स्टडी करने का असल अनुभव नहीं था। वो ब्रेन को प्रिजर्व करके अपने साथ फिलाडेल्फिया ले गया। वहां उसने सबसे पहले इसकी कई तस्वीरें खींची और फिर इस ऐतिहासिक ब्रेन को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया जाए। उसने हर छोटे टुकड़े को अलग अलग जार में हर्पीस सॉल्यूशन के साथ प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। लेकिन एक जीनियस के दिमाग ने एक डॉक्टर की पूरी जिंदगी उलट पुलट करके रख दी। उसकी बीवी जब भी ब्रेन जार्स देखती, लड़ाई हो जाती। वो बार बार धमकी देती कि मैं एक दिन ये सब जार्स उठाकर फेंक दूंगी। आखिरकार दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि हार्वे और उसकी पत्नी का तलाक हो गया। हार्वे ब्रेन को लेकर अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा। कभी डॉक्टर की नौकरी छोड़ी, कभी नई नौकरी पकड़ी, लेकिन उसका असली जुनून सिर्फ एक था, आइंस्टाइन के दिमाग का राज दुनिया को बताना। साल गुजरते गए। हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और हालात यहां तक पहुंच गए कि उसे प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। लेकिन इस पागल डॉक्टर ने आखिरकार एक सही फैसला लिया। उसने सोचा कि अकेले वो इस ब्रेन पर रिसर्च नहीं कर सकता, इसलिए उसने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के सबसे बेहतरीन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स को भेज दिया। और तब पहली बार साल 1985 में, यानी आइंस्टाइन की मौत के पूरे 30 साल बाद, दुनिया को पहली रिसर्च रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। इसमें कहा गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में कॉर्पस कॉलोसम, एरिया जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ता है, आम इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा मोटा और बड़ा था। यही वजह थी कि आइंस्टाइन के लेफ्ट ब्रेन मैथ, लॉजिक, एनालिसिस और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन के बीच कम्युनिकेशन बहुत तेज था। मतलब एक तरफ वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले सोच लेते थे और उसी वक्त वो उन्हें इमेजिन भी कर लेते थे। यही उनका असली सुपर पावर था। स्टडी में ये भी पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न आम इंसानों की तुलना में अलग था। ब्रेन में न्यूरॉन्स का घनत्व ज्यादा था, कनेक्शंस ज्यादा मजबूत थे और कुछ खास एरिया इतने डेवलप थे कि साइंटिस्ट खुद हैरान रह गए। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन का ब्रेन वजन में आम इंसानों के ब्रेन से हल्का था, यानी 1230 ग्राम, जबकि आम ब्रेन लगभग 1400 ग्राम का होता है।
लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन की लाइनिंग पतली थी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स ज्यादा पैक हो पाए। यानी छोटा होने के बावजूद जीनियस ज्यादा था। लेकिन असली सवाल यही था, क्या आइंस्टाइन जन्म से जीनियस थे या फिर अपनी मेहनत से ऐसे बने? रिसर्च में ये भी पता चला कि आइंस्टाइन 5 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाते थे। स्कूल में वो मेमोराइजेशन में बहुत कमजोर थे। मैथ्स के टेबल याद करना उनके लिए भी मुश्किल था। लेकिन जब लॉजिक और समझ की बात आती, तब आइंस्टाइन बाकी सबसे आगे निकल जाते। वो रट्टा मारने में नहीं, सोचने में यकीन रखते थे। 12 साल की उम्र में एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की किताब उनके पास भूल गया। आइंस्टाइन ने सिर्फ एक रात में वो किताब पढ़कर ज्योमेट्री पूरी समझ ली। 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। क्लास में जब वो सवाल पूछते थे तो टीचर्स घबरा जाते थे, क्योंकि उनके सवाल टीचर की समझ से भी ऊपर होते थे। छोटी उम्र से ही वो ब्रह्मांड के नियमों को एक फॉर्मूले में समेटने की सोच रखते थे, और यही सोच आगे चलकर इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज बनी, E=mc²। 26 साल की उम्र में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, जिन्हें मिरेकल ईयर पेपर्स कहा जाता है। इन्हीं की वजह से उन्हें PhD मिली और बाद में नोबेल प्राइज भी। आज भी आइंस्टाइन के ब्रेन के वे माइक्रोस्कोपिक स्लाइस अमेरिका के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं। लोग आते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, क्या यही वो दिमाग है जिसने दुनिया बदल दी? आइंस्टाइन खुद नहीं चाहते थे कि उनका दिमाग दुनिया देखे, लेकिन किस्मत ने इसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक मिस्ट्री में बदल दिया। शायद इसी वजह से आज भी जब कोई जीनियस पैदा होता है, लोग पूछते हैं, क्या इसका दिमाग आइंस्टाइन जैसा होगा? दोस्तों, अक्सर लोग मानते हैं कि जीनियस पैदा होते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और लगातार सोचने की आदत एक आम इंसान को भी असाधारण बना सकती है। आइंस्टाइन सिर्फ एक ब्रेन नहीं थे, एक ऐसे सवाल थे जिसका जवाब आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं दे पाया। उम्मीद है रैपिड ज्ञान की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।